Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 6 के बारे में, जहां पर हम लोग टोटल 1500 MCQ करने का प्लान है हमारा और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने FLT 1 कंप्लीट कर लिया है, अब हम FLT 2 देख रहे हैं। एंड अगर हम बात करें टोटल पार्ट्स के तो 1 2 3 4 5 ये सारे पार्ट हमारे YouTube के चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर इन सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं। उसके साथ हमने अपने इस YouTube के चैनल पर बिहार का स्पेशल करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया है, तो आप जाके बिहार का पिछले 1 साल का करंट अफेयर देखकर आप लोग जल्दी से रिवीजन या तैयारी कर सकते हैं। एंड ये जो हमारा है टारगेट कि हम इसको एक्चुअली 28 सितंबर तक टोटल 10 FLT करने का प्लान है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। एंड दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सून अकेडमी एज वेल एज सून अकेडमी UPSC का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जा सकते हैं। एंड ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि UP PCS प्रीलिम्स 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, UP PCS RO ARO का टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसके अलावा UPSC सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होता है उसका टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसके साथ साथ ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मैथ्स का कोर्स हो गया, बायोलॉजी का कोर्स हो गया, एंड UP स्पेशल का कोर्स हो गया, एंड सामान्य हिंदी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे सून एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एंड हम लोग जल्दी बिहार स्पेशल भी लेकर आ जाएंगे। एंड अगर आपका ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप आंसर राइटिंग भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज़ की ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी हमारी वेबसाइट www.sunyaacademy.in पर जाएं। एंड दोस्तों, अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना आज का प्रश्न पार्ट 6 हम लोग यहाँ पर टोटल देख रहे हैं। एंड हम लोग इसमें एक्चुअली CDPO का पेपर देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 का। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था। एंड ये ऑफकोर्स पूरी तरह से फैक्चुअल डेटा है ये। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये है 2.97%, यानी कि इसका आंसर C है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। अग्रिम चलनिधि समायोजन सुविधा यानी कि ILAF को किस समिति ने सुझाया, तो ये एक्चुअली नरसिम्हा समिति ने सुझाया था। हम अगर इसकी बात करें तो इसको कब गठित किया गया था, इसको 1998 में गठित किया गया था। ओके, तो अब चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है, तो ये चाइनीज़ पर आधारित थे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें यहाँ पर हमें कुछ इवेंट दिया हुआ है, हमको इसको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मुस्लिम उदार दिवस। ये जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग था उन्होंने इसको मुस्लिम उदार दिवस का नाम दिया, राइट। तो क्या हुआ था, सबसे पहले कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, राइट। तो कांग्रेस ने इस्तीफा कब दिया था, अक्टूबर 1939 में दिया था, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। और उसके बाद जस्ट इसके बाद इन लोगों ने इसको नाम दिया था मुस्लिम उदार दिवस, तो ये हो जाएगा अक्टूबर 1939 में, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये कब हुआ था, ये 1946 में हुआ था, तो ये आ जाएगा। देखते हैं उसके बाद। और जो ये वाला इवेंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे जी ने किया था 1940 में किया, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो ये वाला नंबर 4th पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, तो 3 1 4 2 ए नंबर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर कुछ
आंदोलन दिया है। एक सेकंड, ये अगले पेज में है। अब यहाँ पर कुछ आंदोलन दिया हुआ है और उसको एक सही क्रम में सेट करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, यहाँ पर हमको सबसे पहला है वो है डेक्कन दंगा, राइट। हम अगर बात करें डेक्कन दंगा तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1875 के अराउंड हुआ था, राइट। मतलब कांग्रेस की जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे 10 साल पहले। अब उसके बाद फिर जो दिया है वो दिया है इंडिगो आंदोलन, यानी कि ये कुछ नील से संबंधित है और ये जो हुआ था ये 1860 के अराउंड हुआ था, 60 या 59 में हुआ था, आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट। अब उसके बाद फिर अगला दिया है पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन। तो ये कब हुआ था? ये 1900 में हुआ था, राइट। एग्जैक्टली 1900 ईयर्स में हुआ था। अब उसके बाद फिर अगला है पाटनी आंदोलन। तो इसके बारे में कुछ ऐसा खास डिटेल स्पेक्ट्रम में नहीं देखने को मिला, राइट। तो अच्छा, जो इसका आयोग ने आंसर दिया था, आयोग ने इसका आंसर दिया था ई, राइट। तो अब अगर हम ये पाटनी आंदोलन को छोड़ भी दें तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था इंडिगो, यानी कि 2, फिर 1, फिर 3, 213। तो यहाँ पर आप देखेंगे 213 कहीं पे दिख नहीं रहा है, राइट। तो वैसे इसका आंसर हो जाएगा ई। अब जो हमारे पास अगला प्रश्न है यह है विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ, यानी कि ये जो प्रश्न 20 है ये भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? तो भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में, राइट। ये WTO का संगठन बना था 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का सदस्य बना था। अब उसके बाद फिर अगला है एंड ये है मोद वैट, यानी संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये उत्पाद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब उसके बाद फिर अगला है प्रश्न नंबर 22 कट गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 29 एंड ये है इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो बाबू जगजीवन राम जी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। अच्छा, ये पेज 2 बार आ गया था। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है और ये प्रश्न नंबर 22 रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कहाँ हुई थी? साउथ इंडिया में हुई थी, तमिलनाडु यानी कि मैड्रास वाले रीजन में हुई थी। एंड अगर हम बात करें जमींदारी सिस्टम कहाँ हुआ था, तो ये एक्चुअली बिहार बंगाल के रीजन में हुआ था। और जो हमारा एक थर्ड वाला है कि मालवाड़ी, वो एक्चुअली पंजाब वाले एरिया में हुआ था, राइट। तो अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। ये है नाफेड क्या है, राइट। हम अगर नाफेड की बात करें तो ये एक क्या है? ये एक कंपनी है क्या? नहीं, ये कोई कंपनी नहीं, ये कोई शासकीय निकाय भी नहीं है और ये कोई उद्योग नहीं, बल्कि ये सहकारी संगठन है, राइट। तो ये एक्चुअली इकोनॉमिक का आय की असमानता किससे नापी जाती है? तो आय की जो असमानता होती है वो गिनी कोफिशिएंट से नापी जाती है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ऑप्शन है, राइट, ये है महाराज फतेह बहादुर शाही, यस ये करेक्ट है। बाबू कुंवर सिंह नहीं, चैत सिंह नहीं, गोविंद राव नहीं। तो इसका आंसर है ए। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज के विद्यार्थी था? तो ये देखिए, ये पूरा बिहार स्पेशल
प्रश्न है, एंड ये सिर्फ बिहार के एस्पिरेंट ही कर पाएंगे जिन्होंने बिहार का हिस्ट्री बहुत अच्छे से किया होगा, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है जगपति कुमार, राइट। इसका आंसर था डी। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32। इनमें से किसने उल्गू लॉन आंदोलन प्रारंभ किया था, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बिरसा मुंडा ने किया था। ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ झारखंड वाले रीजन में उन्होंने किया था, यानी कि आप इसको ये बोल सकते हो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसके आसपास इन्होंने किया था। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया है, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, अगर जब तेल की समस्या होगी, जब तेल का संकट होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फिर प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति होगा, राइट, यानी कि इन्फ्लेशन होगा, राइट। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसमें कई सारे ऑप्शन है। राजेंद्र प्रसाद नहीं पेश हुए थे, BR अम्बेडकर भी नहीं थे, C राजगोपालाचारी जी भी नहीं थे, उसके बाद फिर भूला भाई देसाई, ये आंसर करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब जो अगला प्रश्न है यह है, इनमें से किसने उल्गूगान आंदोलन प्रभावित किया था? बिरसा मुंडा, ये पहले हो चुका था। अब जो अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो अगर हम बात करें एका आंदोलन तो ये कहाँ पे हुआ था? ये एक्चुअली लखनऊ अवध वाले रीजन में हुआ था। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है अवध में हरदोई, बहराइच आदि के जो फॉर्मर थे वो इसके लिए क्या बोलते हैं, जिम्मेदार थे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है प्रश्न संख्या 51 और इसमें ये बोल रहा है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें प्रश्न नंबर 51 की, तो देखिए ये एक्चुअली बर्जीलियस की न्याय पर ये प्रस्तावित है, आधारित है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, राइट। मतलब कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन दिए हैं, तो उनमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये है अनुत्क्रमणीय होना, राइट। और फिर उसके बाद दिया है नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है नए पदार्थ बनना, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, तो ये करेक्ट है। ऊर्जा का अवशोषण होना, ऐसा कुछ नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, राइट। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो देखिए अगर हम बात करें चींटी तो नहीं, चींटी नहीं है। मक्खी, यस ये हो सकता है, ये मतलब ये है, हो नहीं सकता है। ड्रैगन फ्लाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकड़ी, ये भी नहीं, तो सबसे सामान्य वाहक है मकड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो अगर हम बात करें विटामिन ए का, तो देखिए गेहूँ है, नहीं है। शहद है, नहीं है। मूंगफली है, नहीं है। गाजर है, यस गाजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कैरेट है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कंधे में पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। तो अगर हम बात करें शोल्डर का, तो क्या कोहनी और शोल्डर कोई संबंध हो सकता है? मतलब क्या वो एक जैसे दिखते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। और टकना भी बिल्कुल अलग ही है। अगर हम बात करें घुटने का तो वो भी अलग, बट अगर हम बात करें नितंब अर्थात हिप, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 51 का। एंड यहाँ पर अगर हम ये तो हो चुका था 51 नंबर, और ये भी हो चुका था संक्रामक, ये भी हो चुका था, मतलब ये 2 बार आ चुका। जो हमारा अगला प्रश्न है ये है ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं को
डैश कहा जाता है, राइट। तो ये काफ़ी मतलब साइंस के बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा गया है। तो उसको हम बोलते हैं जल शुष्क, मतलब वो वहाँ से जल सोख लेता है तो उसको हम बोलते हैं जल शुष्क। एंड ये बहुत ही बेसिक फिजिक्स है इसमें। अब उसके बाद फिर अगला है, अच्छा इसका आंसर ए हो गया था 53 का। अब जब हमारा 54 है, इसका आंसर क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, राइट। तो वो क्यों खतरनाक है, तो देखिए क्या होता है ना, ये CO होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ये जब ब्लड के साथ मिलता है ना, तो वो वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है, तो उससे फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड उससे ऑफकोर्स आपकी आप मतलब आपकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा, और जो इसका चौथा आंसर है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि CO हीमोग्लोबिन साथ संयोजन कर लेता है और उसके बाद फिर रक्त का थक्का जम जाता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है प्रश्न संख्या 63। एंड यहाँ पर यह है कि निम्न में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में काम करता है, तो वो कौन सा है। तो देखिए फेफड़ा तो है नहीं, मतलब फेफड़ा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता, दिल भी नहीं करता, दिल का काम दूसरा होता है एंड पेट का काम दूसरा। बट अगर हम बात करें स्किन का, यानी कि अगर हम बात करें त्वचा का, तो ये हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग हम बेसिकली शराब, दारू, वाइन के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, एंड ये एक तरह से फैक्ट ही पूछा था, 1 जिप्टो इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 10⁻⁻21, राइट। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अभ्यास से जो एनिमल्स होते हैं उनके क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, राइट। तो ये जो आम और बंदर दोनों की कोशिकाओं में कोशिका पाया जाता है, क्या सेंट्रियोल पाया जाता है, नहीं। तो कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, मतलब एनिमल में भी पाया जाता है एंड प्लांट्स में भी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकंड, अब जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, इसमें ये दिया है कि डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो हड्डी से मतलब ऐसा क्या है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, उपास्थि वो नहीं जोड़ता, अंतराली द्रव ये भी नहीं जोड़ता, अस्थिबंध ये भी नहीं जोड़ता, बट कंडरा जोड़ता है। तो दोस्तों आपको अगर ये सारे प्रश्न बहुत टफ लग रहे होंगे तो आप हमारा बायोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली हमारे एप्लीकेशन पर जाना होगा। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, ये है कि पेंडुलम घड़ी की जो जैसे कि ये पेंडुलम हो गया, जब वो ऐसे से घूमता है तो ये टोटल मतलब अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया फिर आया तो कितना टाइम लेगा। मतलब कि जो पेंडुलम होता है घड़ी की समयावधि या फिर दोलन काल कितना होता है, तो एक्चुअली वो 2 सेकंड होती है। जब वो यहाँ से यहाँ तक जाता है वो 1 सेकंड होगा, फिर वो जब वापस यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो 1 सेकंड, तो टोटल हो जाएगा 2 सेकंड। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। जब बैरोमीटर में अचानक ऊंचाई आ जाए तो उससे क्या होता है, तो ये देखिए उसमें क्या होता है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, पहले एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन तूफान या चक्रवात आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऑप्शन नंबर ए हट गया। बारिश की संभावना होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। शुष्क मौसम,
ये मतलब थोड़ा बहुत हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अत्यंत शुष्क मौसम ये ज़्यादा सही है। मतलब सी और डी दोनों सही हैं, बट दोनों में बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, तो वो डी है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्या होता है ना, अगर सी और डी दोनों सही होते और दोनों का कोई संबंध नहीं होता तो उसमें ऑप्शन ई हो जाता, बट सी और डी में सबसे जो परफेक्ट आंसर है वो डी है, डी फॉर डोंकी, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। अब जो हमारे पास अगला प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 58, और यहाँ पर ये बोल रहा है फूल का फल बनता है। मतलब कि जब एक फूल होता है तो उसका कौन सा हिस्सा फल बनता है, राइट। तो क्या उसका बाह्यदल फल बनता है, तो नहीं, उसका जो बाह्यदल होता है वो फल नहीं बनता, राइट। तो ये कट गया। पंखुड़ी भी उसका, जैसे कि पंखुड़ी है, ये भी फल नहीं बनता, तो ये भी कट गया। अंडाशय उसका जो है वो फल बनता है, वो चीज़ यहाँ पर होता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो देखिए ये जो द्विपद होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल, राइट। हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल। एंड अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो है ये राना टिग्रीना से इसका संबंध होता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 69, एंड ये है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात करें ग्रीन हाउस ना, तो ये मतलब ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न हमेशा गलत होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि ये जो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, यस कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस है। उसके अलावा जो ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर उसके अलावा ये जो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O हो गया, फिर CFC भी हो गया। एंड अगर हम बात करें मीथेन, तो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, प्लस जल वाष्प, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। एंड ये जो है ना प्रश्न, ये UPSC CSE में कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार आ चुका है, राइट। मतलब लैंग्वेज चेंज करके। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है ये 70 नंबर प्रश्न है। जो नाई की दुकान पे 2 दर्पण होते हैं, मतलब एक आगे होता है एक पीछे होता है, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं। तो वो देखिए एक दूसरे के, जाहिर सी बात है, लंबवत तो नहीं होंगे, 60 डिग्री पर भी नहीं होते, और वो 45 पर भी नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, सो दैट आप अपने आप को आसानी से देख लो। अब जो हमारे पास अगला प्रश्न है यह है बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये पूरी तरफ फैक्ट, राइट। तो बिल्ली जो है ना वो एक्चुअली 45 हर्ट्ज से लेके 64 हर्ट्ज के बीच में सुनती है, 64 किलो हर्ट्ज के बीच में सुनती है। तो बिल्ली बहुत ही छोटी सी साउंड को भी सुन लेती है बहुत आसानी से। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि वो 45 हर्ट्ज से लेके मतलब सुन सकती है, और 64 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। तो देखिए वहाँ पर टोटल 2 उदासीन बिंदु होंगे। एक तो वहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होगा, और एक तो वहाँ पर होगा जहाँ पर ये मतलब जहाँ पर ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन 0 होगा। एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 79 के बारे में, यानी कि 79 के बारे में। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कोलाइडल कण होता है उनके आकार की कितनी सीमा होती है, राइट। अब जैसे कि आपने टॉर्च मारा किसी अंधेरे जगह में, तो आप देखेंगे कि बीच में छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, या फिर दूध में आप देखेंगे वहाँ भी कुछ न कुछ आपको ऐसा लगेगा कुछ तैर रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पर एक्चुअली एक कोलाइडल कण की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, राइट। तो ये जो इनके बीच का जो लिमिट होता है वो होता है 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻10। देखिए ये फिजिक्स
केमिस्ट्री और बायो के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये, और जाहिर सी बात है फैक्चुअल भी है तो आपको याद होना चाहिए। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, ये बोल रहा है अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो देखिए जो चारकोल होता है ना, चीनी वाला चारकोल, वो उसका शुद्धतम रूप होता है। अब जो अगला प्रश्न है इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्योसी और कोजो इवोला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किस देश से संबंध रखती हैं। तो देखिए ये करंट अफेयर का था प्रश्न और ये नाइजीरिया से संबंध रखती हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। हम अगर इसमें बात करें तो बड़े शोरूम हो गया या फिर जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसमें जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। राइट, इसका आंसर था बी। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वो एक, मतलब जैसे कि अब ये देखो, जैसे कि ये है एक, ये बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, तो ये इसके थ्रू जब चार्ज होगी तो हम इसको ये मतलब ये उससे एक तरह से प्रेरणा लेगा, तो इसको हम बोलेंगे ए प्रेरण बोलेंगे। राइट, अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रखा है। तो जैसे कि आप लोगों ने जो BPSC का पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न था कि आखिरी में कौन अफ़गानिस्तान या काबुल छोड़ा है, वैसे ही ये भी प्रश्न है। तो उन्होंने इसका नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में USA ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर कितने नंबर पर जीता है। राइट, तो अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअली ये डेनिल मेदवेदेव, इन्होंने इसको जीता था। एंड ये अब जाहिर सी बात नहीं आएगा बिकॉज ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। हम इसको बेसिकली क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी एक्स। अब अगर हम बात करें एक्सरे में जो वर्णाक्षर एक्स होता है, हम उसमें जो रेज होता है हम उसको जाहिर सी बात है वो अननोन होती है। राइट, तो हम उसको बोलते हैं अननोन या फिर अज्ञात रेज। अब उसके बाद फिर अगला है वाटर गैस का मिश्रण क्या है। अगर हम बात करें वाटर गैस का क्या मिश्रण होता है, तो देखिए ये जो है CO+H2, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्लस हाइड्रोजन होता है। अब देखिए अगर हम बात करें 84 प्रश्न के बारे में, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक कंपनी करती है। Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.